से। इन्हें मतलब है अडानी के व्यवसाय से, इन्हें मतलब है अंबानी के व्यवसाय से। और हमारा मानना है कि इन दोनों के व्यवसाय में कहीं न कहीं हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टनरशिप है। और यही वजह है कि दुनिया के जिस भी हिस्से में ये जा रहे हैं, दोस्तों नमस्कार, आदाब। आज हम खास करके चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि जिस तरह से सदन में राहुल गांधी जी जो देश के प्रतिपक्ष नेता हैं, उन्होंने लगातार मोदी जी से सवाल किया कि आखिर जो है देश के पुलवामा जो अटैक हुआ था उसको रोकवाने में अमेरिका का हाथ क्यों रहा। 29 बार लगातार उन्होंने कहा कि जो युद्ध विराम मैंने करवाया है, सीज फायर करवाया है, वो हमने करवाया। ये लगातार अमेरिका की तरफ से बयान है। और दूसरी सवाल ये है कि आखिर भारत के साथ इतना जुल्म क्यों। जिस तरह से टैरिफ के मामले में 25% जो है हमारे देश पे लगाया गया है, और वही आप देख लीजिए जिससे हमारी एक तरह से कहें कि धुरंधर जो दुश्मनी चलती है पाकिस्तान से, उस पर 19% लगाने का काम किया है अमेरिका ने। ताकि ये दोहरी नीति, लेकिन लगातार देखा जाता है कि अमेरिका से खास करके मोदी जी का खास संबंध रहा है। तो हम चर्चा करेंगे सर से, जो खगड़िया के महागठबंधन के प्रत्याशी रहे हैं संजय कुशवाहा जी, जो कि 2024 में अच्छा प्रतिशत से इनका वोटिंग हुआ था, जो कि 3,77,000 वोट इनको मिला था। तो सर क्या कहेंगे, तो जिस तरह से देश की राजनीति चल रही है और आप लेफ़्ट के हैं, सीपीएम के, जिस तरह से आपको बीजेपी खास करके जो है आपको धूर विरोधी माने जाते हैं आप उसके। शुक्रिया राजू जी। मौजूद जो विषय है उस पर आप चर्चा के लिए आए हैं, और अभी जो आपने कुछ सवालात मेरे सामने रखा है उसमें आपने दो तरह के सवालात रखे हैं। तो मैं पहले आपको बताऊं कि आपने पहलगाम से संबंधित जो वहाँ पे आतंकी हमले हुए, हमारे निर्दोष लोग मारे गए, और उसके बाद जो एक नैरेटिव पूरे देश में बनाने की कोशिश केंद्र की सरकार और उनके लोगों ने की, उसको एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। मगर वो ये भूल गए कि उन निर्दोष लोगों को बचाने में वहाँ के गरीब जो घोड़ा चलाने वाले लोग थे, जो सैलानियों को अपने घोड़े की मदद से वहाँ पे घुमाते थे, तो वो मुस्लिम भाई अपने बाल बच्चों की परवाह किए बिना कई लोगों को जान जोखिम में डाल के उन्होंने बचाया। ये हिंदुस्तान के का जो एक तारीखी इतिहास है गंगा जमनी तहजीब का, वो उन्होंने पेश किया, ये वो चर्चा में नहीं लाए। दूसरी बात, अब तो कई महीने बीत गए, हम सवाल करना चाहते हैं आपके माध्यम से भारत सरकार से और अंधभक्तों से कि कई महीने बीतने के बाद भी क्या उस पहलगाम हमले का कोई उद्भेदन हुआ? क्या उस पहलगाम हमले में जो आतंकवादी आए और उन्होंने घुस करके हमारे निर्दोष लोगों की जानें ली, वो पकड़े गए? क्या उनमें से कोई मारे गए? ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में कराची घुस गए, लाहौर घुस गए, ये किए वो किए, उनका सैन्य ठिकाना हमने नष्ट कर दिया, हवाई ठिकाना नष्ट कर दिया। मगर हमारी फौज, उनका जो मेजर कैप्टन और जो बड़े आला अधिकारी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वहाँ पर जब हम हमले कर रहे थे तो हमारा जो विमान है वो भी गिरा है। और हमारे 56 इंच वाले क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ। तो भाई, आप लड़ने वाले नहीं हो, आप बयानबाजी करने वाले हो। आपका जो मीडिया है वह मीडिया ट्रायल इस तरीके से करता है जैसे लगता है कि यही वीर बांकुरे बन के वहाँ पे लड़ने के लिए गए हों। झूठ परोसता है, और जब झूठ परोसा जाएगा देश के सामने तो देश की जनता भ्रमित होगी, और वो जो वतन से अथाह मोहब्बत करते हैं उन्हें निराशा हाथ लगेगा। और जब निराशा हाथ लगेगा मोदी जी, तो झूठ कितना दिन तक आप बच नहीं पाइएगा। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 3 दिन के अंदर वह युद्ध रोका गया, और जब युद्ध रोका गया तो युद्ध रोकने के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध मेरे हस्तक्षेप से रुका। वो लगातार बोलते रहे, और मोदी जी को 3 दिन लग गया ये बोलने में कि नहीं, हमारी बातचीत हुई, पाकिस्तान के जो समकक्ष लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, तब रुका।
लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उसके बाद 29 बार लगातार डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे कि जी नहीं, ये व्यापार संधि का सवाल उठा करके मेरे दबाव में रुका। अभी तो पार्लियामेंट चल रहा है, विपक्ष के जो नेता हैं, वामपंथी नेता, कांग्रेस के नेता, राजद के नेता, तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जिन सब ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ, पूरा देश हमारा गोलबंद था, वो आज सवाल उठा रहा है कि ट्रंप जो ये कह रहा है कि ये युद्ध हमने रुकवाया, नरेंद्र मोदी जी अगर ये गलत है तो पार्लियामेंट में आप खड़े होकर के, अगर आपके सीने में ताकत है, आपके दमन में कुवत है, तो आप बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये तो राहुल गांधी भी बोले थे, मगर ऐसा नहीं है। इनका जो कलेजा है, आखिर ये अमेरिका के या ट्रंप के इतने नतमस्तक पैर में क्यों है? मोदी जी उनके पैर में क्यों पड़े हुए? जबकि 25% टैरिफ आपके दुश्मन, जो देश के धूर विरोधी पाकिस्तान को माना जाता है, उनको हम लोग सही निगाह से तक नहीं देखते हैं, उसके साथ अमेरिका 19% और आपके साथ जो है 25%। ये कौन सा नीति है विदेश? ये विदेश नीति, हम ये कह रहे हैं कि ये विदेश नीति का सिर्फ सवाल नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से आए, तब से हमारा जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। हमारी आर्थिक नीति वो पूरी तरह से, हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। हमारा सामाजिक जो स्थिति है, गंगा जमुनी तहजीब जो हमारा एक मिसाल पूरी दुनिया में, वो कमज़ोर कर दिया गया। हमारे देश का जो तमाम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो एक संविधान दिया, जिस संविधान के आधार पर हम अपनी बात रखने के लिए, संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, हम सरकार पर दबाव बनाने के लिए करने का ताकत था, उसको कमज़ोर कर दिया गया। और न सिर्फ उसको कमज़ोर कर दिया गया, बल्कि तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका बेजा इस्तेमाल करके उनको कमज़ोर कर दिया गया। तो सवाल ये है कि इन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं है, तो इन्हें इस देश के व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं, इन्हें मतलब है इस देश के दो आदमी के व्यवसाय से, इन्हें मतलब है अडानी के व्यवसाय से, इन्हें मतलब है अंबानी के व्यवसाय से। और हमारा मानना है कि इन दोनों के व्यवसाय में कहीं न कहीं हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टनरशिप है। और यही वजह है कि दुनिया के जिस भी हिस्से में ये जा रहे हैं, तो उस हिस्से में हमारे देश पर जितना भी टैरिफ कोई लगा दे, उनके साथ सिर्फ ये अडानी और अंबानी का कैसे उस देश के साथ सौदा तय होगा, ये उस पर बात करते हैं। अभी हम आपने सवाल उठाया टैरिफ का, अभी अमेरिका ने हमारे देश पे 25% टैरिफ लगाया। टैरिफ तो इससे भी ज़्यादा उन्होंने ऐलान किया, 25% टैरिफ लगाया। भारत सरकार कुछ बोली? कुछ नहीं बोली। लेकिन आपको मालूम है कि समाजवादी चाइना पर उन्होंने 145% टैरिफ लगाया, और समाजवादी चाइना ने उस पर भी जवाबी कार्रवाई में 125% टैरिफ लगा दी, वापसी लगा दी, वो भी उसको वापस लेना पड़ा। मर्द वाला जवान दिया ना, वियतनाम पर लगाया, टक्कर दे दिया, वियतनाम भी उस पर टैरिफ लगाया बराबर का। उसके बगल में 90 मील दक्षिणी अमेरिकी देश क्यूबा, उस पर उसने टैरिफ लगाया, उसने बराबरी का जवाब दिया, मर्द हुआ। चिली पे, दूसरे तमाम देशों पे उन्होंने लगाया, उन्होंने वापस लिया। अभी पीयूष गोयल जो हमारे व्यापार मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री, वो पिछले 2 महीना से अमेरिका में क्या कर रहे थे? वो पिछले 2 महीना से अमेरिका में रह करके क्या फलसफा लेके आए देश के लिए? उन्होंने 3 समझौते किए, 3 आपको मैं बता रहा हूँ। और 3 समझौते उन्होंने क्या किया, उसमें एक तो वो 25% टैरिफ लेके आ गए, और दूसरा कि रूस से जो हम सस्ते दर पर तेल ले रहे हैं, तो अमेरिका ने कह दिया कि अब ये सस्ता दर पर तेल रूस से तुम नहीं लेगा, तुम हमसे तेल लेगा। और तीसरा फलसफा उन्होंने क्या लाया? उनको अमेरिका ने कह दिया कि एक मुर्दा अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान का और रूस का, 2 मुर्दा अर्थव्यवस्था आज एक साथ हो गया, इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है। ये हमारा प्रतिष्ठा है, तमाचा नहीं, ये हमारी आज प्रतिष्ठा है दुनिया के नक्शे पे। विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी, आज आपकी सरकार के रहते हुए हमारा ये हालत। आखिर पब्लिक इस बात पर क्यों? एक बात भूल रहे हैं, कुछ दिन पहले अमेरिका से हमारे कुछ लोग लाए गए। कैसे लाए गए थे? हथकड़ी लगा करके लाए गए, हथकड़ी लगा करके, कैद करके, जैसे लग रहा था वो बड़े आतंकवादी हो। लेकिन उसी तरह की कार्रवाई उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी किया, चिली के दूसरे जो छोटा देश के साथ किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उसको बाइज्जत वापस भेजना पड़ा। ये कर रहे हैं। लेकिन हम आज आपको कहना चाहते हैं इन तमाम सवालों इस पे एक और बात है सर, कि जिस तरह से आपने चर्चा किया कि जो विदेश में रह रहे थे, शरणार्थी थे, या उसे कहें कि कमाने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन अमेरिका के जो वही फिर जो यहाँ जो नेपाल के जो साथी थे, उनको बाइज्जत
जो है अपने यान से नेपाल छोड़ने का काम किया, यही इंडिया के लोगों को जो है कैद करके, लेकिन पब्लिक इस बात पे क्यों नहीं गौर कर रही है? नहीं, पब्लिक इसीलिए गौर नहीं कर रही है कि हिंदुस्तान की का जो हमारे देश के आवाम जो है, आज उनका जो मोटिवेशन किया जा रहा है, वो मोटिवेशन ही उनका जो है सो जाति और धर्म में उलझाया जा रहा है। उन्हें उनके जो हक अधिकार हैं, उनका जो फंडामेंटल राइट्स है, वो ना समझे। इसके लिए उन्हें कहा जा रहा है कि भाई तुम अमेरिका से हथकड़ी लगा के आओ, कि जैसे भी आओ, तुमको आने में पैसा नहीं लगा ना, तुमको पहुंचा तो दिया, तुम इसी पे जो है संतोष करो, इसी पे संतोष करो। और यहाँ जब तुम आ गए हो तो यहाँ आकर के तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि रोजी रोजगार की बात नहीं करके तुम्हारा काम है हिंदू और मुसलमान करना। लेकिन वो तो सिर्फ उनके साथ कैदी के रूप में उनके साथ तो व्यवहार जो किया वो तो पूरे इंडिया के साथ किया ना, पूरे इंडिया, मैं भी वही कर, पूरे इंडिया के साथ किया। लेकिन हिंदुस्तान का आम आवाम जो है, उनको इस तरह का जो चेतना का स्तर है, उस स्तर को उठाने के बजाय जिन पे जिम्मेदारी है भारत सरकार पे, इस तरह का चेतना, देश के अस्मिता के सवाल पर उठ खड़ा होने का चेतना, वह हमारे देश के आवाम के चेतना को वो गिराने की लगातार कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि आपका हक अमेरिका नहीं ले रहा है, आपका हक मुसलमान ले रहा है। आपका हक अमेरिका नहीं ले रहा, आपका हक पाकिस्तान ले रहा है। आपका हक अमेरिका नहीं ले रहा है, आपका हक चीन ले रहा है। आपका हक अमेरिका नहीं ले रहा है, आपका हक म्यांमार ले रहा है, बर्मा वो ले रहा है। ये उन्हें समझाया जा रहा है। और जब ये समझाया जाएगा चैनल के माध्यम से, ये समझाया जाएगा सरकार के, अभी देखिए ना संवाद कार्यक्रम चल रहा है, उस संवाद कार्यक्रम में आप जाइए तो आपको पता चलेगा सरकारी स्तर पर परोसा जा रहा है झूठ, तो लोगों की बात समझ में आती है। इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के जो महापुरुष कौमी मुक्ति संग्राम में जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी के बाद हमारा वतन आज़ाद हुआ, और वतन की आज़ादी के बाद जो एक सुंदर सा संविधान हमारे देश के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में आया, वह संविधान हमें क्या कहता है, वह संविधान हमें क्या ताकत देता है? वह संविधान हमें ताकत देता है, यह देश हमारा है, इस देश की रक्षा के लिए हमें अगर ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़े तो हम देंगे। वह संविधान हमें बताता है यह देश जब हमारा है तो इस देश में हमको रोजगार पाने का अधिकार, हमको काम करने का अधिकार, हमारे खाने पीने के इंतजाम का अधिकार, हमें कपड़ा पहनने का अधिकार, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, स्वास्थ्य का जो अधिकार है, यह अधिकार इस देश के शासन व्यवस्था में जिसको चुन के हमने भेजा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये संविधान हमें ये ताकत देता है। और अगर वह ऐसा नहीं करता है, यह संविधान हमें कहता है कि आप अपने इन तमाम हक अधिकारों के लिए जिसको आपने चुन के भेजा है, आप उसके खिलाफ में संघर्ष के लिए मैदान में आइए। तो चलिए, लेकिन एक सवाल और है, आप लेफ्ट के नेता हैं और खगड़िया महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में रहे हैं 2024 में, और आप वरिष्ठ नेता हैं खगड़िया के, तो सर आपको दुश्मन बीजेपी क्यों समझती है? जिस तरह से हर संगठन है, आपको भी संगठन मानना चाहिए, लेकिन कैडर खास करके आप पे जो है वो आरोप हमेशा लगाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मैं उस पर आ रहा हूँ कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति को जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अपने संविधान में सबसे बड़ा ताकत हमें दिया, वह ताकत क्या दिया? वह ताकत दिया इस देश के रहने वाले, इस देश में रहने वाले अडानी और अंबानी, जिनके पास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पूंजी है, वह आदमी को भी अपने पक्ष में सरकार बनाने के लिए एक वोट देने का अधिकार दिया, और उनके एक वोट का पावर भी एक। और इस देश के अंदर जो जूता सिलने वाले, जो मेहतर लोग हैं, मैला ढोने वाले, उनके एक वोट का पावर भी उन्होंने एक दिया। क्यों? कि अंतिम लड़ाई जो हमारा राजनीतिक लड़ाई होगा, अम्बेडकर साहब ने कहा, वह लड़ाई होगा बैलेट बॉक्स पर, कि हम अपने पक्ष में सरकार बनाने के लिए हम जो है सो उस लड़ाई का इस्तेमाल करेंगे एक वोट के रूप में, और हम अपने पक्ष का सरकार बनाएंगे। और जब हमारे पक्ष की सरकार बनेगी तो नीतियाँ निर्धारण जो होगी वो मेरे पक्ष में होगा। मगर आज जनता असल में अपने उस ताकत को भूल चुकी है। हमारी महान जनता आज अपने उस ताकत को एक बार आईने में अपना चेहरा देख करके, जैसे एक शेर जो है उसको बचपन से अगर कोई पालतू बना के रखे तो वो मालिक के एक हंटर के इशारे पे चलता है, लेकिन जिस दिन वो शेर नदी में पानी पीने चला जाता है उस दिन वो अपना चेहरा देखता है, लौट के आता है तो उस मालिक पे पलट के वार करता है। हम जनता मालिक से कहेंगे आप बहुत ताकतवर हैं, और आज आपके पास एक बार फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आपके ताकत का इस्तेमाल होने वाला है। आप एक बार ज़रूर अपनी ताकत को अपने आईने में देखिए, परखिए, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो ताकत दिया उसका इस्तेमाल करते हुए अपने मन माफिक सरकार, जो रोजी रोजगार का बात करता हो, जो आपके दूसरे सुविधाओं की बात करता हो, महंगाई की बात करता हो, अपराध जो बढ़े हुए हैं उसको रोकने की बात करता हो,
बहनों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार को ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहा हूँ। आप वैसा आदमी जो हमारे महागठबंधन का नेता तेजस्वी जी हैं, उनके सरकार को बनाने के लिए अपने वोटों का इस्तेमाल करिए, तब निदान निकलेगा। ऐसे निदान निकलेगा नहीं। यह है मुख्य सवाल। लेकिन मेरा अंतिम सवाल था कि आप लेफ्ट के आपने नेता कहा कि दुश्मन बीजेपी आपको क्यों मानती है, आपने यही कहा। तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी, जिनका कि ट्रांसफार्मर आरएसएस है, आरएसएस के मार्गदर्शन में वो चलता है, तो असल में आरएसएस चाहता क्या है? आरएसएस चाहता है कि हमारा देश जो है वह हिंदू राष्ट्र बने। 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ और 1925 में ही हिंदुस्तान में, पहले अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म तो 1920 में हो गया, लेकिन भारत में आकर के 1925 में हुआ। अब आरएसएस की क्या समझ थी? एक हिंदूवादी राष्ट्र जब हम बनाएंगे तो जो देश का संविधान बाबा निजम देश हिंदू राष्ट्र का निर्माण हम जब करेंगे, तो आरएसएस का ये समझ है कि हम उस राष्ट्र के निर्माण के बाद जो है सो हम हिंदुस्तान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो एक ऐसा संविधान दे दिया, जिस संविधान में एक बराबरी का हक पाने का, लड़ाई का कुछ गुंजाइश बना दिया। बात समझ रहे हैं? मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से जो, जिसको आज दलित आप बोलते हैं, दलित के वोट का पावर एक कर दिया, यानी अति पिछड़ा के वोट का पावर एक कर दिया, पिछड़ा का वोट का पावर एक कर दिया, और अपर सेक्शन जिनको राज करने का ताकत है उनके वोट का पावर एक कर दिया। तो उसको ख़त्म करके हम एक बार फिर से जो पौराणिक था, मनुस्मृति पर चलने वाला संविधान, हम उसको लाएंगे। हिंदू राष्ट्र में यही है। अब वो मनुस्मृति क्या कहता है? मनुस्मृति ये कहता है कि जो दलित हैं वो जो है सो उनको सबों का बोझ ढोने का के लिए वो पैदा हुए, यानी पैर है वो, सबों का चाकरी करना, नौकरी करना, चाकरी बुझ रहे ना, वो करने के लिए वो है। और फिर 22 जो है, दूसरा क्षेत्र 22 जो है वो व्यापार करने के लिए है, व्यवसाय करने के लिए है। और फिर जो छत्री है वो जो है सो राजा का मंत्री के रूप में वो एक वो सेनापति का रूप में काम करेगा। और ब्राह्मण जो है वो ललाट से पैदा हुआ, इसलिए वो राज करेगा। ये वो लाना चाहते हैं। लेकिन 1925 में ही जो कम्युनिस्ट पार्टी पैदा हुआ हिंदुस्तान में, 1920 में ही पैदा हुआ ताशकंद में, लेकिन भारत में आकर के 1925 में वो अपना बजाते गठन किया। तो 1925 में उन्होंने कहा कि नहीं, ये आरएसएस का जो सिद्धांत है ये गलत है। दुनिया जो है सो आगे बढ़ रही है, विकासशील दुनिया है। अब उसमें जो है सो जाति, धर्म, मजहब में उलझ करके हमारा देश बहुत बैक हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। इसीलिए हम जो है दुनिया के साथ जो विकास का सवाल है, हम उसके साथ अगर संघर्ष करना चाहते हैं तो हिंदुइज्म पर कोई भी व्यवस्था जो है वो सही दिशा में काम नहीं करेगा, या कोई भी मजहब के बिना पर वह जो है वो काम नहीं करेगा। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि हमें जो है सो आधुनिक भारत के निर्माण के लिए हमें वैज्ञानिक रास्ते को अख्तियार करके हमें अपने देश को आगे ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए समानता के साथ हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हम रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हम समानता के साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे। ये हम करेंगे। सरकार बनती है तो आपका क्या मैनिफेस्टो है? तो मैंने तो कहा कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो उसका जो मुख्य आधार होगा वो आधार होगा बराबरी का। हाँ, समाज के अंदर कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर नहीं, ऊंच नीच का ही सिर्फ सवाल नहीं, गरीब अमीर भी नहीं, आपके काम के अधिकार अनुसार आपका मेहनताना ये। और जब ऐसा हो जाएगा तो हमें लगता है कि स्वतः हमारा समाज आगे बढ़ने लगेगा, विकास करने लगेगा। वैज्ञानिक आधार पर जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कोई बेरोजगारी का सवाल नहीं है, कोई भूखमरी का सवाल नहीं है, कोई गरीबी मुफलिसी का सवाल नहीं है। यही है हमको लगता है। और इसीलिए वो हमें एक दुश्मन नंबर 1 के रूप में मानते हैं। उनका दुश्मन 3, कौन कौन दुश्मन उनका दुश्मन ईसाई, उनका दुश्मन मुस्लिम, उसका दुश्मन कम्युनिस्ट। हाँ, और आपको मैं बताऊं कि जब पहली बार उनका दुश्मन तो अम्बेडकर साहब ही है, लेकिन खुलकर नहीं। पहली बार जब त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है हिंदुस्तान में, 2 MP का राज्य, और पहली बार जब वहाँ पर उन्होंने हमें हराया, ये 56 इंच के सीना वाले। अंतिम सवाल है सर, आपका बयान जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम बीच में ब्रेक कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए, कल जो है सत्यपाल मलिक जो हमारे देश के कई राज्यों के, बिहार, उड़ीसा और भी स्टेट, गोवा के, वो गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे। अब बताइए, उन्होंने लगातार सरकार को कहा कि जो है आप RDX की जांच करवाइए, किसान के दुश्मन जो है बीजेपी है, अगर इसके जो मैनिफेस्टो में है, जो इनका एजेंडा है, अगर इनको रोका नहीं गया तो किसान मर जाएंगे। वैसे महापुरुष का कल निधन हुआ। तो सर हम उसी पे चर्चा कर लेंगे कि आखिर देश में इतने बड़े बड़े नेता जो किसान के बेटे थे, एक गरीब परिवार से आते थे, और उनका बात का भी अहमियत नहीं है। देखिए, ये सरकार किसी के
उन बातों को संज्ञान में नहीं लेगा जो बात हिंदुस्तान के आम आवाम के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। मोदी जी की सरकार उनके बातों को संज्ञान में लेगा जो उन्हें अडानी अंबानी को मजबूत करने की तरफ ले जाएगा, या फिर हिंदुस्तान के तिजोरी से धन को लूटने के लिए उन्हें जो है सो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा बटोरने के रास्ते की तरफ इशारा करेगा। हमारे सतपाल मलिक साहब किसान घर में पैदा हुए, और जब किसान घर में पैदा हुए तो उन्होंने जब किसान अपने 3 काले कृषि कानून के खिलाफ में दिल्ली के बॉर्डर को सील किए हुए थे, आप याद करिए, तो इन्होंने मोदी जी को कहा कि मोदी जी आप इनसे जाके समझौता करिए, ये खाली हाथ लौटने वाले नहीं हैं, नहीं जाएंगे वापस। असल लड़ाई वहीं से शुरू हुआ। पुलवामा के सवाल पर RDX कहाँ से आया, ये उन्होंने सवाल किया। इन्होंने कहा कि कश्मीर और गोवा में ठेकेदार 300 करोड़ रुपए हमें रिश्वत दे रहे थे, मैंने मना किया, आपने हमें बुला के कहा कि भाई आप समझौता कर लो। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो सतपाल मलिक को वो कैसे माफ़ कर देते, सतपाल मलिक को कैसे वो जो है उस पर वो चिंता जाहिर कर देते। लेकिन हम सतपाल मलिक के जाने के चलते जो देश के युवाओं, देश के राजनीतिक के क्षेत्र में शून्यता आई है, सतपाल मलिक के जाने से भारत के जो संघर्षशील किसान हैं उनका एक आवाज़ खत्म हुआ है। हम उन्हें नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, नमन करते हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरे एक और लोग, परसों निधन हुआ उनका, शिबू सोरेन साहब। शिबू सोरेन साहब का क्या है देश के लिए कृत्य, बड़ा कृत्य। आदिवासी जो हमारे देश का असल नागरिक है, और जिस आदिवासी को जो है सो आज़ादी की लड़ाई के पहले और आज़ादी की लड़ाई के बहुत दिन बाद तक जिस तरीके से महाजनी व्यवस्था ने उनका शोषण किया, उनका दोहन किया, उनको लूटा, उनके पैर के जूती और चप्पल की तरह उनके साथ व्यवहार हुआ। जब हमारे गुरुजी शिबू सोरेन साहब अपने होशो हवास में आए, राजनीतिक क्षेत्र में कदम दिया, इन्होंने अनवरत जो है सो संघर्ष किया उनके लिए, और वह संघर्ष एक दिन ऐसा रंग लाया कि आदिवासी समाज अपने हक अधिकार को पहचानने लगे। और आपने देखा कि हक अधिकार को पहचान करके इस तरीके का संघर्ष किया कि उन्होंने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को एक अलग स्टेट बनाने के लिए सरकार को विवश होना पड़ा, कि उनके जाने से क्षति हुई। हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जो इन दोनों नेताओं के जाने से शून्यता आई है, इस शून्यता को भरने के लिए हिंदुस्तान के तमाम जो मेहनतकश लोग हैं, तमाम जो गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान हैं, उनको मिल करके उनके बताए हुए रास्ते पर संघर्ष को और भी ज़्यादा धारदार और बलवती बनाना पड़ेगा। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे खगड़िया के जो महागठबंधन के प्रत्याशी रहे संजय कुशवाहा जी, और लेफ्ट के एक बड़े नेता हैं खगड़िया में। तो देखिए कल जो जिस तरह से 2 देश के दिग्गज नेताओं का जो निधन हुआ, इससे काफ़ी लोग आहत हैं, क्योंकि हमेशा वो सरकार से सवाल किया करते थे। सबसे बड़ी बात है कि सवाल सरकार से आंख में आंख मिला के बात करना जनता के लिए, ये जनता के लिए कामयाबी की बात होती है। लेकिन सबसे और एक मैं अंत में कह देना चाहूँगा कि जिस तरह से सतपाल मलिक हमेशा मोदी जी से सवाल किए, सवाल अपने अंदाज में एक अखलाक से, एक व्यवहारिक तौर पर किए कि ये जिम्मेदारी है सरकार की होती है कि हम देश को कैसे चलाएंगे, हम सेनाओं को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर एक आम नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है तो हम सेनाओं के लिए क्यों नहीं कर सकते। ये सवाल वो करते रहे, लेकिन वो बागी कहे गए। लेकिन हालांकि एक अंतिम मेरा बयान है, अगर सवाल करना बगावत है तो हम सत्यपाल मलिक हैं। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें। जनता बिल्कुल देश के मालिक हैं। जिस तरह से सर ने कहा कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। अगर जिस दिन आप अपनी ताकत को समझ जाएंगे, ये लोग आपसे भी दुश्मनी करेंगे और आपसे भी बगावत करेंगे। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।